हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज हम देखेंगे रचना शिक्षण, जो हिंदी पेडागोजी ऑफ हिंदी में है। तो रचना शिक्षण क्या है, किसे कहते हैं, अर्थ, उद्देश्य, सोपान, सभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे पहले भूमिकाएं क्या है। तो भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी को अपने विचारों और मौखिक एवं लिखित रूप में प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का योग्य बनाना। भाषा का मतलब होता है कि हम जो बोल सकते हैं वो एकदम शुद्ध बोलें, लिखें वो भी हम शुद्ध लिखें। तो भाषा का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे को उच्चारण शुद्ध करना। रचना शिक्षण इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी की कल्पना शक्ति, संरचनात्मक तथा भाषा अभिव्यक्ति का विकास होता है। यानी कि विद्यार्थी के अंदर सोचने की क्षमता भाषा के माध्यम से, सृजनात्मक शक्ति और अभिव्यक्ति यानी कि किसी के सामने कोई भी चीज़ प्रस्तुत करने का जो क्षमता है वो भाषा शिक्षण के माध्यम से ही आता है। इसका अर्थ देखेंगे, विद्यार्थी को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यवस्थित रूप से लिखित रूप में व्यक्त करने का प्रशिक्षण दे रचना शिक्षण कहलाता है। रचना मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को लिखना, लिखित रूप में प्रस्तुत करना। तो जो विद्यार्थी है उसको अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, सब चीज़ को एक लेटर के माध्यम से लिख सकता है या फिर बुक के माध्यम से अपनी बात को लिख सकता है। तो दूसरे सामने बोल सकता है, दूसरे को लेटर भेज सकता है। तो दूसरे के सामने प्रस्तुत करना ही विद्यार्थियों के लिए रचना शिक्षण कहलाता है। उसके बाद है इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसका उद्देश्य है रचना शिक्षण का कि विचारों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना। यानी कि जो उनके अंदर जो भी विचार चल रही हैं उनको लाइन बाय लाइन, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो जो बोलना चाहते हैं वो अच्छे से दूसरे व्यक्ति के सामने बोल सकते हैं। सृजनात्मक शक्ति का विकास, भाषा अभिव्यक्ति को दक्षता लेना, यानी कि भाषा का जो है दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने का जो एक दक्षता होता है वो लेना। शब्द भंडार में वृद्धि, यानी कि अगर आप शुद्ध बोल रहे हो तो आपको शब्द भंडार यानी कि शब्द की कभी कमी नहीं होगी, उसमें ज़्यादातर वृद्धि ही होगा, कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहोगे। कल्पना करने का विकास होगा। अगर आपके पास खूब सारे शब्द हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। उसके बाद देखेंगे शुद्ध भाषा लेखन की आदत विकसित करना। शुद्ध भाषा यानी कि हम बोलने के साथ साथ लिखना। कई लोग भाषा लिखने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोगों को, वो अपने लैंग्वेज को ही नहीं लिख पाते हैं। तो लिखित रूप में प्रस्तुत करना, किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना और लेखन की आदत विकसित करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, जो कि कई लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है आत्मविश्वास का विकास। अगर आप शुद्ध बोलोगे, शुद्ध लिखोगे तो आप किसी भी सामने, कि कोई भी आपके सामने खड़ा हो, शिक्षक हो, बड़े बड़े नेता हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो आप वहाँ पर अपने आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हो क्योंकि आप शुद्ध बोल रहे हो, शुद्ध लिख सकते हो। तो अब इसका सोपान कौन से सोपान है, 5-6 सोपान है। पहला है विषय चयन। छात्रों की आयु के अनुसार, रुचि के अनुसार विषय को चुना जाता है, जैसे कि मेरा विद्यालय उदाहरण के तौर पर। उसके बाद है प्रेरणा एवं प्रस्तावना। प्रेरणा क्या है, विषय से संबंधित चर्चा की जाती है ताकि विद्यार्थी को रुचि जागरूक हो। बच्चे जो हैं, जैसे हम कहेंगे आप सोशल साइंस ले लो, उसने सुना है कि बोर्डिंग होता है, लेकिन हम उसके बारे में जब उसको बताएंगे कि ये ऐसा है, इसके अंदर ये चीज़ है, हमें ये जानकारी मिलेगी, इतना सुंदर पर्यावरण है, वातावरण है, तो वो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ को पढ़ने के लिए जागरूक होंगे, प्रेरणा होंगे और वो पढ़ेंगे लेकर के। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा सोपान है विचार संग्रह, यानी कि विद्यार्थी से विषयों से जुड़ी हुई विचार को अनुभव एकत्रित करवाई जाती है। यानी कि जो बच्चे जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो अपने अनुसार उस चीज़ को पूछेंगे, जानेंगे, अपने विचार को, अपने अनुभवों को एकत्रित करवाए जाते हैं। 4 नंबर है रूपरेखा निर्माण। रूपरेखा में क्या होता है कि जिसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं, यानी कि हल्का ड्रॉ करके कोई भी चीज़ को दिखाते हैं, जैसे कि मुख्य बिंदुओं की सूची बनाते हैं। जैसे कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया, उसके बारे में आप एक मतलब ड्रॉ बना दोगे, जैसे विद्यालय का नाम, भवन, उसके बाद प्लेग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें आप एक प्लेग्राउंड जो है वो ब्लू प्रिंट यानी कि ड्रॉ करके दिखाओगे कि ऐसा आपका बनेगा। तो ये सब क्या है, रूपरेखा निर्माण कहते हैं इसको। 5 नंबर में लेखन कार्य। विद्यार्थी रूपरेखा के आधार पर लेखन करते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो है लिखने का कार्य, हम कहेंगे स्कूल बनाना है तो बच्चे उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने स्कूल देखा है उस हिसाब से वो बना कर लेके आएंगे। 6 नंबर है संशोधन। लेखन में हुई त्रुटि को सुधार करना, यानी कि जिन्होंने जो भी चीज़ बनाया है, खोज करके लिखा है, उसमें जो त्रुटि होता है, जो गलतियाँ होती है उसको सुधार करना होता है।
7 नंबर है मूल्यांकन। शिक्षक विद्यार्थी की रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो भी चीज़ें की बनाते हैं, जो भी चीज़ें लिख कर लाते हैं, उसमें जो है शिक्षक का क्या कार्य होता है, मूल्यांकन करना। जैसे कि कहानी शिक्षण का उदाहरण है। जो कहानी जो है उसके बारे में अगर बच्चा लिख के आता है तो उसके अंदर क्या गलती है, क्या सही है, उसका मूल्यांकन शिक्षक करते हैं। जैसे ईमानदार लकड़हारा पत्र लेखन का उदाहरण, यानी कि प्रिंसिपल के पास पत्र लिखना और हम देखते हैं कि सही है या नहीं, तो यही है मूल्यांकन करना। उसके बाद है निष्कर्ष। रचना शिक्षण विद्यार्थी की भाषा दक्षता, यानी कि मेन चीज़ ये है कि रचना शिक्षण जो है वो क्या है, भाषा दक्षता। भाषा के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं रच सकते, नहीं लिख सकते। तो भाषा दक्षता सृजनात्मक एवं अभिव्यक्ति शक्ति के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा शिक्षण में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि रचना करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी और भाषा शिक्षण के बिना रचना शिक्षण संभव नहीं है। इसलिए भाषा शिक्षण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रचना शिक्षण है विद्यार्थियों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि रचना शिक्षण के बारे में मैंने एक एक चीज़ को क्लियर किया है, उद्देश्य, विशेषताएं, सोपान। तो वीडियो पसंद आया हो, अगर आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।